हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस एनसीईआरटी जीके जीएस के क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल 5 ऑप्शंस के साथ लाया गया है। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि एनसीबीसी को किस संशोधन संविधान अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? और पहला ही प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये दर्जा जो प्रदान किया गया था 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। साथ ही साथ यहाँ देखिए एक टर्म यूज हुआ है, अगर बात करें तो एनसीबीसी। तो ये क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का इंग्लिश मीनिंग आपको दिया हुआ है एनसीबीसी। अगर इसका फुल फॉर्म की बात करें तो ध्यान रखिएगा, एन से आपका हो गया नेशनल, सी से हो गया कमीशन। इस तरह से आप तोड़ तोड़ के ध्यान रख सकते हैं। और नेशनल कमीशन ऑफ क्या हो जाएगा? बैकवर्ड क्लासेस। इसी को तो हिंदी में क्या बोल देते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो अगर एनसीबीसी बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ये तो हो गया कि 102वां संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक। अगर पूछ लिया जाए कि एनसीबीसी की स्थापना वर्ष क्या थी, तो ध्यान रखिएगा स्थापना वर्ष 1993 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है, इसका उल्लेख है, अनुच्छेद पूछे तो ध्यान रख लेना अनुच्छेद हो जाएगा इससे संबंधित 338 का बी। एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान से जरूर सुनिएगा। और क्या आपसे इसमें पूछ लिया जा सकता है? पूछ सकता है कि जो एनसीबीसी है इसके आयोग के जो सदस्यों की संख्या की बात करें तो कि सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा सदस्यों की संख्या 5 है। कितनी है? 5, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि एनसीबीसी के अध्यक्ष और क्या कहता है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ध्यान रखिएगा ये कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। और एनसीबीसी पूछे कि ये अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो ये भी किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को ही। किसे? तो राष्ट्रपति को। अगर पूछे कि एनसीबीसी जो है ये किस मंत्रालय के अधीन रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि सामाजिक न्याय और क्या हो जाएगा? अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए आप खुद कि एक प्रश्न से आपको कितनी सारी जानकारी दे दी गई, यानी कि आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया गया। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य यानी कि ह्यूमन में भोजन का पूर्ण पाचन किस अंग यानी कि ऑर्गन में होता है? तो ध्यान दीजिएगा ये कहाँ होता है, चूंकि आपसे पूछा गया भोजन का पूर्ण पाचन। तो जब पूर्ण पाचन पूछा गया है तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जो है कहाँ से शुरू होती है? तो ध्यान देना है कि सवाल पूछा क्या जा रहा है, कहाँ से शुरू होती है, तब राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा मुंह से या मुख गुहा ऑप्शन में जरूर रहेगा, तो ये आपको सही कर लेना है, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। और आपसे पूछ सकता है कि पाचन के दौरान जो ये प्रोटीन है ये किस में टूटता है?
तो ध्यान दीजिएगा ये किस में टूट जाता है, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। तो ये भी एक प्रश्न पूछ सकता है कि पाचन के दौरान प्रोटीन किस में टूटता है, तो अमीनो अम्ल में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शरीर का कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है, पित्त रस का उत्पादन करता है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये यकृत हो जाएगा, यानी कि लीवर हो जाएगा। और ये सब प्रश्न आपको पूछते रहते हैं। वहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, किसमें, लार में, जो कि स्टार्च को पचाने में मदद करता है। तो ध्यान दीजिएगा वो हो जाएगा एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, जिसको क्या कहा जाता है, टाइलिन भी कहा जाता है। और ये स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना शुरू करता है। तो ये सब एक एक पॉइंट आपको लिखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। तीसरे नंबर पे चलते हैं, और जीके जीएस का है, वो भी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। तो इसमें सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए। असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था, कहाँ पूछ रहा है, असम में। तो ध्यान दीजिएगा ये डिगबोई में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी जा चुका है, आगे भी दिख सकता है। वहीं बात करें डिगबोई की, तो ध्यान दीजिएगा कि एशिया का सबसे पुराना क्या हो जाएगा, ये तेल शोधक कारखाना भी है। तो इस तरह से भी अगर प्रश्न पूछे कि एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन है, तो डिगबोई ही ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे पूछे कि डिगबोई तेल कारखाना जो है स्थापित कब किया गया, तो 1901 में हुआ था स्थापना इसका। कब, तो 1901 में। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना, भारत में पूछे तो ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में, तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, जामनगर तेल शोधक कारखाना। ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न पे। और हाँ, जो लोग भी क्लास देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सर्वाधिक योगदान देता है। कई बार आपको बताए हैं, क्या बताए हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने क्षेत्रों में, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन सा हो जाएगा, एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। और ये तीनों क्षेत्र आपका यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन देता है, तो वो कौन देता है, तृतीयक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। और इसी तृतीयक क्षेत्र को क्या कह दिया जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र भी कह देते हैं, जिसमें कि क्या क्या हो जाता है, व्यापार हुआ, परिवहन हुआ, शिक्षा, बैंकिंग, ये सब जो भी गतिविधियां हैं किसके अंतर्गत आ जाती हैं, सेवा क्षेत्र यानी कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। वहीं अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र का, प्राथमिक का, तो ध्यान दीजिएगा इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य वन, इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। खान, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं बात करें द्वितीयक क्षेत्र की, तो द्वितीयक क्षेत्र ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत उद्योग और क्या कहता है, विनिर्माण क्षेत्र आता है, विनिर्माण क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
तो ये सब ध्यान रखना है। आगे की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में साहस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये बिहार के शिक्षक भर्ती के साथ साथ बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ठीक, तो तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थली को सुरक्षित बनाने की दिशा में कौन सा पहल का शुरुआत किया गया है? नाम जरूर ध्यान रखिएगा, साहस पहल का। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश से ध्यान रख सकते हैं कि जेल की कैदियों के लिए, जेल की कैदियों के लिए हिम केयर योजना शुरू किया गया है। क्या किया गया है? हिम केयर योजना शुरू किया गया है। तो ये करंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा बिहार के एग्जामों में। आगे की चर्चा कर लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया? कहाँ का पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पुरी में पूछा जा रहा है। क्योंकि जो जगन्नाथ मंदिर है ये कई बार आक्रमणकारियों का शिकार हुआ था। तो अगर हम बात करें तो पुरी में जो पूछेगा तो ध्यान रखिएगा ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब चलिए और कुछ प्रश्न जानते हैं। अगर पूछे कि जगन्नाथ मंदिर पर हमले और क्या कहता है? विध्वंस का इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, विध्वंस का पहला उल्लेख किस ईस्वी में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा 1340 ईस्वी में। ये एक पॉइंट हो गया। और इस पे हमला करके इसको किसने नष्ट किया था? जब पहले हमला की बात आएगी तो ये पहला उल्लेख है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पे हमला किया था बंगाल का सुल्तान इलियास शाह ने। किसने? इलियास शाह ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला करके इसको नष्ट कर दिया। और जब पुरी में पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न देखना है कि क्या पूछा जा रहा है। उसी तरह से तीसरा हमला की बात करें तो तीसरा हमला 1509 ईस्वी में। ठीक, और ये हाँ, उससे पहले आप ये फिरोज शाह तुगलक ने जो किया था ये दूसरा हमला था। और ये किसने कब किया था? तो 1360 में किया था। तो हो सके मिलान के रूप में ही आपसे पूछ लिया जाए। तो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दूसरा हमला 1360 ईस्वी में किया था। और तीसरा हमला जो है 1509 ईस्वी में किसने किया था? तो ये किया था बंगाल का सुल्तान कौन? अल्लाउद्दीन हुसैन शाह का क्या था? एक सेनापति इस्माइल गाजी ने किया था। तो ये भी पूछ सकता है कि इस्माइल गाजी किसका सेनापति था? तो अल्लाउद्दीन हुसैन शाह। तो तीनों हमलों को हम लोगों ने जान लिया कि कब हुआ और किसने किया। वहीं ध्यान रखिएगा कि जगन्नाथ मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। कौन तीर्थ? तो यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रख लेना है। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। बिहार में सासाराम का जागीरदार कौन था? कहाँ का? तो सासाराम का। तो ये जागीरदार था हसन सूरी। ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका करेक्ट आंसर। आपको अच्छे से पता है कि अगर बात करें हसन सूरी तो ये अफगान शासक का कौन शासक का? तो अफगान शासक का जागीरदार था। जागीरदार कीजिएगा इसको। ठीक, ये बात हो गई अफगान शासक का। और अगर हम बात करें तो ये शेर शाह
के पिता थे। शेर शाह के पिता थे कौन? हसन खां, या शेरशाह सूरी के हसन सूरी। तो ये भी आपको क्या कर लेना है, ध्यान में रख लेना है। जो भी बताया जा रहा है एक एक पॉइंट कोशिश करिए आप लोग नोट डाउन करने का। वहीं शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाता है। बाकी तो हम लोग कई बार इस पे डिटेलिंग में चर्चा करते ही हैं। बचपन का नाम पूछे तो फरीद खां, फरीद खां हो जाएगा। वहीं आपको अच्छे से पता है कि शेरशाह का मकबरा की बात करें तो कहाँ, तो सासाराम में ही हो जाएगा, सासाराम में ही हो जाएगा। पूछ ले आपसे ग्रैंड ट्रंक रोड किसने निर्माण करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये शेरशाह सूरी से ही संबंधित हो गया। और आपसे पूछ लिया जा सकता है कि क्या कहता है शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला, ध्यान रखिएगा कितने अंक वाला, तो 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। सन की डंडी का क्या किया था? प्रयोग किया था। तो जो नया जानकारी लगे उसको जरूर नोट डाउन किया कीजिए। और ये आपके लिए चैनल संबंधित जानकारी है। तो जो भी बिहार शिक्षक या किसी भी बिहार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो वो आप इस सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग नोटिफिकेशन को भी क्या कर लीजिए, ऑन कर लिया कीजिए बेल आइकन, ताकि आपको आने वाली जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। और एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल इसी तरह से सारे सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चाहे आप पीजीटी दीजिए, टीजीटी दीजिए या फिर पीआरटी, आपको हर पेपर में जीके जीएस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ से क्वेश्चन भी आपको ज़रूर दिखेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसा आपको क्लास लगता है। आ जाइए जीके जीएस के 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। साइक्लोपेंटेन में एकल बंधों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा एक बंधों की कुल संख्या की अगर हम बात करें तो वो 15 होती है। कितना हो जाएगा? 15। तो ऑप्शन नंबर सी हुआ इसका राइट आंसर। वहीं साइक्लोपेंटेन की बात करें रासायनिक सूत्र का, रासायनिक सूत्र तो क्या हो जाएगा? C5H10, C5H10। और ये कैसा, इसमें ध्यान रख सकते हैं किसमें? साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन में ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो है एक संतृप्त क्या हो जाएगा? चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी पूछ सकता है कि कैसा हाइड्रोकार्बन है। यानी कि इस अणु में 5 कार्बन परमाणु एक रिंग में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यानी कि कहने का सेंस हुआ, देखिए इस तरह से ध्यान रखिएगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड यानी कि सी बॉन्ड, इस तरह से लिख लीजिए, सी बॉन्ड की बात हो रही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 एकल कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं जो क्या बनाते हैं? पंचकोणीय रिंग संरचना बनाते हैं। और फिर ध्यान रखिएगा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि CH बॉन्ड हो जाएगा। अगर इसमें बात करें तो ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक 5 कार्बन परमाणु, 5 कार्बन परमाणु किससे जुड़े होते हैं? तो 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। 2 हाइड्रोजन परमाणु से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। यानी कि कहें कि कुल की बात करें तो 5 गुना 2 कितना हो गया? 10 एकल CH बॉन्ड यहाँ से हो गया कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड,
और 5 एकल CC बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ से हो गया, तो टोटल कितना हुआ, 15 हो गया। और यही संख्या हमसे पूछी जा रही थी। ठीक, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में दिखेंगे जरूर। आ जाइए अगले प्रश्न पे, 9वां नंबर। भारत में प्रथम छापा खाना पुर्तगाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये पुर्तगाली द्वारा ही स्थापित किया गया था प्रथम छापा खाना। वहीं आपको ये कब शुरू हुआ था? तो 1550 से दशक में शुरू हो गया था। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस, वही प्रथम छापा खाना जो हिंदी में लिख दिया गया है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556, ध्यान रखिएगा 1556 में। कहाँ? तो सेंट पाल कॉलेज में स्थापित किया गया था। और ये कहाँ सेंट पाल कॉलेज? तो गोवा के सेंट पाल कॉलेज में। ठीक, तो 1550 के दशक में शुरू किया गया, लेकिन पहला जो पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि ये 1556 में सेंट पॉल कॉलेज में क्या हुआ था, स्थापित किया गया था। तो ध्यान देना है कि आपको क्या पूछ रहा है। ठीक, ये बात हो गई। और क्या ध्यान रख सकते हैं? अगर पूछे पहली किताब जो कि पुर्तगाली मिशनरियों ने, किसने? तो पुर्तगाली मिशनरियों ने कब प्रकाशित किया था? तो 1557 में क्या किया था? प्रकाशित किया था। तो ये एक पॉइंट हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य देश बना है? तो ये प्रश्न आ गया, देखिए आपका करंट की दृष्टि से। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है, क्या हो जाएगा आपका, और ज्योग्राफी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनेगा। तो ये पहला जो 32वां सदस्य की बात आई है, तो ये स्वीडन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? स्वीडन हो जाएगा, इसका आंसर की बात करें तो। नाटो की अगर बात करें तो फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो नाटो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रख लीजिए। हो सके ऑप्शन में ये दिया रहे, पूछे किसका फुल फॉर्म है, तो जानकारी आपको होना चाहिए। और इसको हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जाना जाता है। वहीं फिनलैंड जो है इसका 31वां सदस्य है। तो हो सके 32वां की जगह 31वां ही पूछ ले। तो 31वां सदस्य देश के रूप में जो बना था वो था फिनलैंड। ठीक, और 30वां पूछे तो ध्यान रखिएगा कि अगर 30वां भी पूछ ले तो 30, 31, 32 तीनों में से कोई पूछे तो 30वां सदस्य देश बना था मैसोडोनिया को बनाया गया था। तो तीनों ध्यान में रख लीजिएगा। और नाटो का स्थापना कब हुआ था, यहीं पर लिख देते हैं। तो ये 1949 में इसका स्थापना हुआ था। कब? तो 1949 में। आगे के प्रश्न को देखते हैं। और हाँ, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताया कीजिए। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? मात्रा भी रह सकता है या फिर यहाँ पर आपका आयतन भी दिया रह सकता है। ठीक, तो इसके अनुसार आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील इनमें से कौन सी है? तो ये हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, साथ ही साथ आपको पता है कि बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील भी है। कैसा है? तो सबसे गहरी झील भी पूछेगा तो ये आपका बैकाल झील में हो जाएगा। वहीं आपको पता है और क्या आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। आपसे पूछेगा कि विश्व की सबसे बड़ी
सिर्फ रहे प्रश्न में कि विश्व की सबसे बड़ी, यहाँ पर विश्व लिख देते हैं ठीक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, वो होगा सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। तो यहाँ भी तो आपसे विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का ही झील पूछा गया, लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ आयतन और मात्रा लगा दिया, तो उसके आधार पर होगा बैकाल झील। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देने वाला बात है। वहीं अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील, तो वो होगा टीटीकाका झील। कौन झील? टीटीकाका झील। ठीक। और अगर बात करें आपसे भारत में पूछ ले कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील, जो कि पूछता ही रहता है किसी न किसी एग्जाम में, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ये कौन सी झील हो जाएगी? ध्यान रखिएगा, ये बुलर झील हो जाएगा, बुलर झील। और भारत का पूछे कि सबसे, भारत का सर्वाधिक नमकीन झील, नमकीन झील, तो कौन हो जाएगा? सांभर झील, सांभर झील। तो देखिए आपको यहाँ पर कितने तरह के, एक तो आंसर जाने बैकाल झील, ठीक, फिर सुपीरियर झील, टिटिकाका झील, सांभर झील और बुलर झील, और ये पांचों हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न थोड़ा कठिन हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 12 नंबर को देखते हैं। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है, पूछा जा रहा है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। वहीं अगर बात करें, अगर यही ज़्यादा नहीं रहता तो ध्यान रखिएगा कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्यों में अगर बात करें, उत्पादक राज्यों की, तो उसमें शामिल कौन कौन है? तमिलनाडु हो गया, क्योंकि ये तो सबसे अधिक है ही, साथ ही साथ इसमें महाराष्ट्र भी, गुजरात भी, राजस्थान भी। अगर ये प्रश्न रहता तो यहाँ पर आंसर दूसरा हो जाता, कर्नाटक भी, और कौन? मध्य प्रदेश, केरल, ये सब सारे क्या हो जाएंगे? भारत में पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य में शामिल हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर प्रश्न ये रहता तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होता, लेकिन यहाँ सबसे अधिक लगा दिया तो आंसर क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया, कि इनमें से सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में इसका ऊर्जा उत्पादन है। वही बात करें, आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि पवन ऊर्जा पूछ दे सकता है कि किस ऊर्जा का एक स्रोत है, तो ध्यान रखिएगा ये नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ये एक चीज पॉइंट में क्लियर होना चाहिए। चलिए और आगे की बात कर, अगर देश में पूछता तो कि विश्व में, यहाँ तो राज्य पूछा गया था, अगर पूछे कि विश्व के प्रमुख, क्या कहता है, प्रमुख पवन ऊर्जा उत्पादक देश में, तो ध्यान रखिएगा पहले चीन आ जाएगा, फिर अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद ब्राज़ील, भारत, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। तो हो सके राज्य की जगह आपसे देश पूछ लिया जाए। आगे की चर्चा करते हैं। और देखिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड है और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे 5 ऑप्शन के साथ है। 13 नंबर देख लेते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन सुमेलित है। तो ये क्या है? IMR, तो ये क्या दिया है? इन्फेंट मर्टेलिटी रेट, तो ये क्या दिया हुआ है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो ये तो आपका सुमेलित हो गया, यानी कि जो IMR हो गया, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, ध्यान रख लीजिएगा, यानी शिशु मृत्यु दर से संबंधित हो जाएगा। किससे? हिंदी में ध्यान रखिएगा, शिशु मृत्यु दर से संबंधित हो जाएगा। वहीं देखिए ऑप्शन बी है MDG,
मैनुअल डाटा ग्राफिक्स, अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा ये क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। अभी आगे भी ऑप्शन चेक करेंगे क्योंकि 5 ऑप्शन का प्रश्न हो ये है, तो ध्यान दीजिएगा इसके जगह इसका क्या होना चाहिए, ये संबंधित होना चाहिए यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ये यहाँ पर होता तब क्या हो जाता है, ये सही जोड़ा हो जाता है। यानी कि कहने का सेंस हुआ एमडीजी का मतलब कि एमडीजी जो है, ध्यान रखिएगा ये एक 8 कितने का 8 संख्या ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है 8? चूंकि ये 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्य है, वही इसका गोल्स। देखिए लक्ष्य हिंदी में गोल्स को ही बोलते हैं, तो एमडीजी का मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पर ये सही सुमेलित नहीं है। तीसरा अगर देख लेते हैं एमएमआर, तो ये क्या है एमएमआर, मैटरनल मोलिटी रेट, तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है, यानी कि गर्भावस्था या उसके प्रबंधन से संबंधित बात हो रही है। तो गलत कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया होगा कि ये क्यों गलत हुआ। चलिए 14 नंबर को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, प्रस्तावना से प्रश्न आपको लगता है हम 50 बार कराए होंगे, ज़्यादा ही कराए हैं, फुल डिटेल्स के साथ कि क्या क्या पूछ सकता है। तो क्या ऐसे प्रश्न में आपसे गलती होगा, खास करके जो रेगुलर हैं। तो अगर हम बात करें क्या क्या है, देख लीजिए। प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या ये सही है? तो सही है। प्रस्तावना संशोधन योग्य है, तो ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान के निर्वचन में सहायक है, तो ये भी क्या है, सही है। निर्वचन में क्या है, सहायक है। तो तीनों का तीनों जब सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बात हो गई। और अगर चलिए एक बार आपको बस रिकॉल कर देते हैं, बाकी तो बेसिक से लेके जो भी कठिन सवाल बनते हैं कई बार प्रस्तावना करा चुके हैं आपको। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि पूछेगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ये तो सबको रटा रटाया रहता है, कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो जोड़ा गया था तो उसमें क्या ध्यान रख लेना है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, ये तीनों शब्द जोड़ा गया था। और क्या पूछ लेता है कि प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा, संविधान का क्या कहता है, मूल ढांचा। अच्छे से एक जगह पॉइंट वाइज क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। मूल ढांचा क्या पूछेगा, घोषित किया था किस मामले में, तो अच्छे से पता होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य में ये फैसला सुनाया गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है और इसका मूल ढांचा को बदला नहीं जा सकता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है किस देश से ली गई है, तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। बाकी बहुत सारी जानकारी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। 15 नंबर प्रश्न, दीर्घाकार आवर्त सारणी में किस आवर्त तथा समूह में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6वां आवर्त और तीसरा समूह, विकल्प के अनुसार यही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये एक पॉइंट हो गया। और आपसे क्या पूछ सकता है, जो पूछते रहता है बार बार, तो ध्यान रखिएगा कई बार पूछता है
कि आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो मोसले के। ये पूछता है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और क्या कहता है समूह होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 7 आवर्त और 18 समूह होते हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना है। और अगर बात कर ले तो आपसे क्या और पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन सी है? अगर ये पूछ ले तो ध्यान रखिएगा फ्लोरीन है। ये केमिस्ट्री के पीजीटी में सवाल पूछा भी जा चुका है। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में शुरू किया गया था? ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये शुरू अगर किया गया था तो कब किया गया था? 2005 ईस्वी में ही। और एक प्रश्न ऐसे आपको एग्जाम में रहते ही हैं। वहीं अगर बात करें, ये तो शुरुआत हुई कि किस वर्ष में शुरू किया गया था। और अगर जैसे कि और क्या ध्यान रख सकते हैं, एक पूछ लिया जाता है आपसे आयुष्मान भारत योजना। ये क्यों आपको बता रहे? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का शुरुआत 2018 को हुआ था। ये इस भी जरूर ध्यान रखिएगा। और आयुष्मान भारत योजना का दूसरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी दोनों नाम एक ही है, चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना। यानी इस योजना के द्वारा कितना 10 करोड़ से अधिक परिवार को क्या होगा 5 लाख का क्या दिया गया है मेडिकल बीमा। 5 लाख का मेडिकल बीमा दिया गया है इस योजना के तहत। यही बात हो गया। ठीक, एक प्रश्न आप यहाँ पर बताइएगा कि इंद्रधनुष मिशन का संबंध किस क्षेत्र से हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो जवाब दीजिएगा। आइए 17 नंबर प्रश्न पे। परमहंस मंडली महाराष्ट्र में कब स्थापित की गई? तो ये तो पता हो गया कि कहाँ स्थापित किया गया, तो महाराष्ट्र में। लेकिन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1849 में। ये एक पॉइंट हुआ। स्थापना किसने किया था? ये भी तो पूछ सकता है, तो ध्यान रख लेना है दादोबा पांडुरंग और रामचंद्र जयकर ने किया था। ये नाम पूछ सकता है। रामचंद्र जयकर ने इसका स्थापना किया था। और इसके संस्थापक जो है एक ईश्वर में विश्वास करते थे और मुख्य रूप से जाति के नियमों को तोड़ने की बात करते थे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रह भी जाएगा। बाकी तो आपको सारा चीज पढ़ाया हुआ है ही, तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं। आगे आइए। और ये फिर से कहना चाहेंगे कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं, सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चूँकि एनसीईआरटी सारे बेस्ट आपको जीके जीएस के प्रश्न रेगुलर कराए जाते हैं डिटेलिंग के साथ। चाहे आपको मैराथन क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो या फिर टॉनिक टॉपिक हो, टॉपिक वाइज हो, हर तरह से कराया जाता है। प्लस आपको अभी तो PYQ सीरीज भी डिटेलिंग के साथ कराया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक ज़रूर किया करें और एक कमेंट भी कर दें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये कहाँ स्थापित किया गया है? ध्यान रखिएगा
भारत का पहला तो बिहार में, और ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक, वहीं आपको पता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के राजधानी पटना में कहाँ, गंगा नदी किनारे स्थापित किया गया है। और अगर बात करें तो भारत सरकार किसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा। लगातार बोलते रहने से थोड़ा सा क्या हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, बोलने में साफ से नहीं निकल पाता। तो भारत सरकार द्वारा अगर बात करें कि गंगीय डॉल्फिन को, ध्यान रखिएगा, गंगीय डॉल्फिन को 2009 में, कब, तो 2009 में क्या किया गया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। आ जाइए, काफी बार रिपीटेड प्रश्नों में से एक, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, या वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है कब, इसका आंसर की बात करें तो 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। वही मार्च से ध्यान रख लीजिए, फिर अप्रैल को भी 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस, कला दिवस, ये एक पॉइंट हुआ। वहीं अगर बात करें, पूछ दे 15 मई को क्या मनाया जाता है, तो 15 मई को मनाया जाता है एकल जागरूकता दिवस, एकल जागरूकता दिवस। और ध्यान रख सकते हैं, अच्छा सॉरी एक चीज यहाँ पर बोलने में मिस्टेक हो गया। अगर पूछे एकल जागरूकता दिवस, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए था ना जी फरवरी, तो एकल जागरूकता दिवस यहाँ पर हम मई लिख दें, तो सॉरी इसके लिए माफी चाहेंगे, इसको हटाते हैं। एकल जागरूकता दिवस जो हो जाएगा वो कब मनाया जाता है, तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए मौजूद भी है, तो 15 मार्च को हो गया विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 अप्रैल को हो गया विश्व कला दिवस, 15 फरवरी को हो गया एकल जागरूकता दिवस, और जो हम 15 मई बोल दिए थे उस दिन क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में क्या हो गया, स्लिप हो गया, तो इसको ध्यान रख लेना, परिवार दिवस। चलिए आगे की बात करते हैं, देखिएगा सब 15 है, बस महीना का फर्क है। भारत के लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत किसने की थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की वकालत जो है यहाँ पर, या कौन हो जाएंगे, टॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर सी। या फिर अगर रहता कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है, तो टॉमस मुनरो, और इसी में एक नाम और ऐड कर लीजिएगा, चूंकि एक से अधिक भी रहता है तो कभी इस तरह से भी रख सकता है, टॉमस मुनरो प्लस अलेक्जेंडर रीड। अगर दोनों यहाँ रहता ऑप्शन में तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाता। ठीक, वही बात करें तो 1792 में बारामहल जिले में, कौन जिले में, तो बारामहल जिले में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या हुआ था, वही अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, पूछ लिया जा सकता है। और मद्रास में 1820 में इसी व्यवस्था को लागू किया गया था। तो मिलान के रूप में भी हो सके, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न को देखेंगे, जो कि रहेगा काफी महत्वपूर्ण। यह कथन किसने दिया, जिस संप्रभु को वकील पहचानता है उसके पीछे एक और संप्रभु होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना चाहिए। तो संप्रभु देखिए कितना बार आ चुका है,
और ये कथन जो दिया था किसने दिया था, तो डाइसी का दिया गया कथन है। किसका, डाइसी का। तो ये आंसर ध्यान में रख लीजिएगा। चूंकि ये पूरा नाम की बात करें तो ये भी डाइसी, ये क्या थे, ब्रिटिश न्यायविद, ब्रिटिश न्यायविद और क्या कहता है, संवैधानिक सिद्धांतकार, संवैधानिक सिद्धांतकार भी थे। ठीक, यानी कि विधि के शासन के जनक भी इनको बोला जाता है, विधि के शासन के जनक डाइसी को। तो ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण हो सकता है। इनका एक क्या कहता है पुस्तक ध्यान रख लीजिएगा, चूंकि इनको काफी उससे प्रसिद्धि मिली थी। कौन सी, तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, पूरा बुक का नाम बताते हैं, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ये इनकी पुस्तक का नाम था जिससे इनको काफी ख्याति प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक ऑप्शन में देख रहे होंगे ऑस्टिन, तो इन्होंने भी क्या कहा था, संप्रभु जो आया है टर्म, इसके बारे में इन्होंने कहा था कानून जो है, कानून जो है क्या है, संप्रभु की आज्ञा है, संप्रभु की आज्ञा है। तो ये भी पूछ सकता है ये कथन किनका था, क्योंकि ये संप्रभु से ही रिलेटेड है, तो ऑस्टिन हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आएगी। बाकी आप लोग सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए, और जितना हो सके कमेंट किया कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में किसी और विषय का निचोड़ सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।